जनरल स्टडी या सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान ऐसा नहीं कि दुनिया में अखबार कपड़े पे कहाँ छपता है, ऐसी बात नहीं। जो सब्जेक्ट हैं अपने सामान्य ज्ञान के उनको। तो आप देखोगे आपने सबने लगभग वनडे एग्जाम का किस किस चीज की तैयारी करना है अपन लोग? एसएससी की। अपन इधर मैम आप एफएस फूड सेफ्टी ऑफिसर, पीछे अपन विवेक, खैर अपन तो एसएससी वाले हैं ही, है ना, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अपन जब इस चीज की तैयारी करें तो अपने को पता चलता है कि यहाँ जनरल स्टडी में बहुत सारे 2-5 मिनट का बस बेसिक बता रहा हूँ, फिर अपन टॉपिक पे आ रहे हैं। अपन सामान्य ज्ञान में कुछ कॉमन सब्जेक्ट निकालते हैं, जैसे आप देखोगे एक इसमें हिस्ट्री होती है ना, एक आप देखोगे इसमें क्या होती है, पॉलिटी होती है, एक आप इसमें देखो क्या होता है, ज्योग्राफी होता है, एक आप इसमें देखो क्या होता है, इकोनॉमी होता है। होता है कि नहीं होता? होता है। साथ में साइंस को भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल कर लेते हैं, लेकिन होती नहीं है, अलग से करंट होता है, ठीक है। ये तो एसएससी हो, कांस्टेबल हो, एमपीएसआई हो, व्यापम हो, बैंक हो, सब में ये तो आता ही है। इसके साथ ही जैसे जो लोग जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर दे रहे हैं, कुछ लोग एमपी कांस्टेबल देने वाले हैं जो आने वाला है 30 अक्टूबर से, कुछ लोग एमपीएसआई देने वाले हैं, उनके लिए अलग से जीएस में एक नया पोर्शन जुड़ जाता है। क्या? मध्य प्रदेश का सिलेबस। क्या जुड़ जाता है? मध्य प्रदेश। पूरा एमपीजी के यहाँ पे ऐड हो जाता है। एमपीजी के में आप क्या क्या पढ़ोगे भाई? यहाँ पे मैंने कहा हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री इंडिया लेवल की पूरी, पॉलिटी पढ़ेंगे तो इंडिया का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया की पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो पूरी इंडिया की ज्योग्राफी, इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इंडिया की इकोनॉमी। लेकिन जब एमपी का अपन स्पेसिफाइड पढ़ते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर में, तो 5 यूनिट है एमपी के अलग से, तो यहाँ इसको भी आप क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे बहुत सारे पार्ट्स में एमपी को। जैसे आप इसमें एमपी की हिस्ट्री हो जाएगा एक सब्जेक्ट, होगा कि नहीं होगा? एमपी की ज्योग्राफी हो जाएगा आपका एक सब्जेक्ट, एमपी की इकोनॉमी हो जाएगा एक सब्जेक्ट, है ना, एमपी पॉलिटी हो जाएगा आपका एक सब्जेक्ट, एमपी का आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा आपका, और एमपी का एक हम कह सकते हैं क्या कि करंट वगैरह हो सकता है एमपी का एक। और एमपी में खासतौर से आप ट्राइबल्स को भी आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर में एमपीपीएससी में अलग से रखा जाता है। तो इस प्रकार से हम एमपी का एक पोर्शन हमारा बढ़कर के सामने आता है। मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी इंडिया लेवल की, ये एसएससी में भी आएगा, एसआई में भी आएगा, एमपीएसआई में, एमपी कांस्टेबल में भी आएगा, सब में आएगा। ये एमपी वाला जो पोर्शन है, जो लोग एमपी का एग्जाम देना चाहते हैं उन लोगों के लिए एमपी का जो है वेटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है, चाहे फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, एमपीएसआई हो, एमपी कांस्टेबल हो, एमपीपीएससी हो। हाँ कि ना? समझ पा रहे हो बात को? तो आज जो मैं आपको क्लास देने वाला हूं वो काय की इंडिया की पॉलिटी की क्लास आज से अपन स्टार्ट करते हैं। चलो ध्यान से समझना, जब हम इंडिया की पॉलिटी की बात करते हैं तो कोई है जिसने पहले पॉलिटी पढ़ा हुआ है या पढ़ी हुई है? किसने पढ़ी है? अच्छा तुमने पढ़ी है, तुमने ही पढ़ी है, तुमने, मैंने ही पढ़ाई है तुमने सुबह, है ना? क्या लिख दिया? राज व्यवस्था पॉलिटी को बोलते हैं। आप देखते हो जो राज व्यवस्था, जब हम इस वर्ड को बोलते हैं, पॉलिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? राज व्यवस्था बोलते हैं। राज व्यवस्था जो वर्ड है इसे 2 पार्ट में हम चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं। हाँ ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 2 पार्ट में। एक वर्ड होता है राज्य और एक वर्ड क्या होता है? व्यवस्था। ध्यान रखना, राज्य, है ना, राज्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेट। और व्यवस्था को क्या बोलते हैं? सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिस्टम। ठीक है। जो राज्य वर्ड है इसके कितने मीनिंग होते हैं, इसके कितने वर्ड मतलब होते हैं? आप देखोगे इस राज्य वर्ड के 3 मतलब हमारे सामने निकल करके आते हैं। 3 मतलब कौन से? हाँ, तो राज्य वर्ड के कितने? 3 अर्थ, 3 मीनिंग हमारे सामने निकल के आते हैं। एक राज्य आप जानते ही हो, एमपी, यूपी, ऐसा राज्य है। तो हम एक राज्य का मतलब जो होता है क्या होता है? प्रांत या प्रोविंस या स्टेट, हाँ कि ना, ये मतलब होता है। दूसरा राज्य का मतलब क्या होता है? जब आप इकोनॉमी के टर्म में जाओगे तो वहां पे राज्य मतलब देश होता है। इकोनॉमी जब अपन पढ़ते हैं तो वहां पे राज्य का मतलब देश से होता है। तो एक राज्य का मतलब क्या होता है? देश, है ना। जैसे यहां राज्य का मतलब क्या है? एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र। और इकोनॉमी के टर्म में राज्य का मतलब देश, जैसे भारत, जैसे वो गरीब पाकिस्तान, जैसे यूएसए, ऐसे मतलब कोई भी कंट्री, ये इकोनॉमी के टर्म में यूज करते हैं।
दूसरा तीसरा जो वर्ड आता है राज्य का, उसका मतलब कैसे होता है, सरकार से होता है। जब अपन पॉलिटी में राज्य पढ़ते हैं तो वो क्या होता है वहां, मतलब सरकार या गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, राज्य बोलते हैं पॉलिटी के टर्म में। इकोनॉमी के टर्म में राज्य मतलब देश, ठीक है। सामान्य भाषा में राज्य मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, प्रदेश वाला, और पॉलिटी के टर्म में राज्य मतलब सरकार, ठीक है। तो यहां बात करते हैं व्यवस्था का मतलब क्या होता है। व्यवस्था का मतलब किसी भी चीज को चलाने का तरीका, कहते हैं ना व्यवस्थित नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो मतलब व्यवस्था का मतलब क्या है, किसी चीज को चलाने का क्या तरीका। अगर हम किसी चीज को प्रॉपरली गवर्न कर पा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, व्यवस्थित तरीके से चल रही है। तो दिक्कत यह है कि यहां पे हमारे पास 3 वर्ड राज्य के निकल के आए। हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं। अब 3 वर्ड में से हमने राज्य के 3 मतलब निकाले। इन 3 मतलब में से अब पॉलिटी में कौन सा मतलब यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे भाई। यहां 3 मतलब हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी में राज्य का कौन सा मतलब लें, कौन सा लें, ये वाला लें कि ये वाला लें कि ये वाला लें। बीच वाला तो इकोनॉमी के टर्म में यूज करते हैं इसको, मतलब प्रांत वाला नहीं लेंगे, सरकार वाला लेंगे। तो मैंने अभी बताया था पॉलिटी में राज्य का मतलब सरकार से होता है। तो अगर अब हमने तीनों, 2 वर्ड है राज्य और 1 वर्ड है व्यवस्था, 1 वर्ड है राज्य, 1 है व्यवस्था, इन दोनों वर्डों को जोड़ दें तो क्या हमें राज्य व्यवस्था शब्द की परिभाषा मिल जाएगी। क्या परिभाषा मिलेगी कि भैया सरकार को चलाने का तरीका क्या है, राज्य व्यवस्था है। नहीं आई बात समझ में, नहीं आ रही, आ रही ना। तो अपन राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे, सरकार कैसे चलेगी, सरकार को कैसे चलाएंगे, यही पढ़ेंगे ना। तो हम कह सकते हैं राज्य व्यवस्था क्या है, सरकार को चलाने का क्या तरीका क्या है, राज्य व्यवस्था है। सरकार को चलाने का तरीका क्या है, राज्य व्यवस्था कहलाती है। हाँ कि ना, समझ पाओगे बात को। तो ये सब्जेक्ट की डेफिनेशन समझ में आएगी भैया, सब्जेक्ट क्या है, अपना सब्जेक्ट क्या कह रहा है। हाँ कि ना, अगर समझ में आ गया तो इतना लिख लो, फिर आगे बढ़े। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि भैया राज्य व्यवस्था पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म में, संविधान के संदर्भ में राज्य शब्द का मतलब किससे है, सरकार से है कि देश से है कि प्रांत से है, किससे है, तो भैया हमारा सरकार से है। आगे बढ़े। नाम क्या है तुम्हारा, मैं भूल जाता हूं। करण, करण शर्मा, चले चलो। तो हमने सरकार, राज्य व्यवस्था में सरकार को चलाने का तरीका देख लिया। अब देखते हैं भैया जो सरकार है, ध्यान से समझना, जो सरकार है ये सरकार चलती कैसे, सरकार में हम बोले क्या होता है सरकार, फिर सरकार की बात करते हैं थोड़ी, सरकार क्या है, सरकार चलो तो सरकार की बात करते हैं अपन, सरकार या गवर्नमेंट। तो क्या होती है सरकार, सरकार मतलब एक ऐसी कोई भी संस्था या ऐसी कोई भी बॉडी या ऐसी कोई भी निकाय जो देश का क्या करे, रिप्रेजेंटेशन करे, संविधान के लक्ष्यों को प्राप्त करने का क्या करे, प्रयास करे। अब संविधान के लक्ष्य क्या है, संविधान का, सरकार का एक ही लक्ष्य है, क्या, कल्याणकारी राज्य बनाना, ऐसा राज्य बनाना जहां पे जनता सुखी हो। तो जो भी व्यक्ति या सरकार का जो भी तंत्र इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है कि भैया जनता को सुखी रख पाए, तो वो क्या है, सरकार है। एक राष्ट्रपति से लेकर के ग्राम पंचायत में सचिव तक होता है, वो क्या है, सरकार है। संसद से लेकर के ग्राम पंचायत की जो पंचायत ऑफिस है वो तक क्या है, सरकार है। क्योंकि सबका लक्ष्य क्या है, सेम है भाई। पार्लियामेंट भी इसलिए काम कर रहा है, हालांकि वो करे ना करे वो अलग बात है, पार्लियामेंट भी काम तो इसलिए कर रहा है भैया देश में लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया बढ़े, जनता सुखी रहे। पंचायत भी चुनी हुई सरकार है, सरपंच को वोट दे के बनाते हैं अपन, तो उनका काम भी यही है, वो करे ना करे वो अलग कहानी है। तो अपन सरकार की बात करते हैं, तो सरकार में क्या एक व्यक्ति होता है, मोटा मोटी सरकार को क्या डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर पावर एक ही इंसान को दे दी जाए ना तो पावर का मिसयूज होता है। जैसे घर में ही पावर डिवाइड रहती है पापा मम्मी में, पापा घर के बाहर के मामले देखते हैं, मम्मी बोले बुआ को साड़ी कौन सी देनी, मौसी कौन सी साड़ी देनी, ये मामले मम्मी देखती है, होता है कि नहीं होता। बाहर के काम की भैया उनकी शादी में जाना है कि नहीं जाना है, कौन सा क्या करना है, ये काम कौन देखता है, पापा देखते हैं। तो अगर एक ही ये पावर डिवाइड क्यों करनी पड़ती है, ताकि पावर का क्या ना हो, मिसयूज ना हो। अगर पापा तेज चलते हैं कभी तो मम्मी कंट्रोल कर लेती है, यही होता है, मम्मी तेज चलती है तो पापा कंट्रोल कर लेते हैं। तो मतलब पावर में क्या हो, पावर का मिसयूज ना हो, इसलिए मल्टीपल लोगों में पावर को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं।
तो यहां भी अगर एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर्स रहेंगी तो उन पावर्स का क्या हो सकता है, मिसयूज हो सकता है, दुरुपयोग हो सकता है। तो उन पावर्स के मिसयूज को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, शक्तियों का विभाजन कर देते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। तो दुनिया में पहली बार जो शक्तियों का विभाजन किया था ना, एक व्यक्ति ने किया था, मॉन्टेस्क्यू ने। तो उसने एक सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम क्या था, शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत, है ना। तो यहां पे अपन सरकार में क्या पढ़ते हैं, शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत। शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो भैया ये सिद्धांत जो था ये पहली बार दिया किसने, तो मैंने अभी बताया, ये एक विचारक थे, एक फिलोसोफर थे, जिनका नाम क्या था, मॉन्टेस्क्यू। क्या नाम था, मॉन्टेस्क्यू। तो इस थ्योरी को किसने दिया था, मॉन्टेस्क्यू ने इस थ्योरी को दिया था। शक्तियों का विभाजन करना क्यों जरूरी है, ताकि क्या ना हो, पावर्स का मिसयूज ना हो, है ना। तो पावर के मिसयूज को रोकने के लिए, पावर के मिसयूज या हम कहें शक्तियों का, हाँ बहुत बढ़िया, शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने हेतु, शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने हेतु हमने क्या किया, शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत लाया। और इस सिद्धांत में हमने क्या किया, इस सिद्धांत में जो शक्तियां होती हैं, किसकी शक्तियां, सरकार की, किसकी शक्तियां, सरकार की शक्तियों को क्या कर दिया, मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो सरकार की शक्तियों के हम बात करें कि भैया यहां पे सरकार की शक्तियों के कितने अंग होते हैं, कितने हम कहें सरकार की शक्तियों के अंग या पार्ट्स कह लें या ऑर्गन्स कह लें, कितने क्या होते हैं, अंग होते हैं सरकार के। तो अंगों को देखेंगे, कितने अंग होते हैं, कोई बताएगा मुझे, मंत्र नहीं, वैसे बांट सकते हैं, लेकिन अभी ये जो आधार इनके अनुसार बांट रहे हैं अपन, यही एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, तो इसको तीन भाग में, अभी तीनों का मतलब बताऊंगा, तीन भाग में इसको अपन क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कैसे कर सकते हैं, एक भाग हो जाता है क्या, कार्यपालिका, कार्यपालिका, इसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। दूसरा क्या हो जाता है, विधायिका, क्या हो जाता है, विधायिका, है ना। हम इसको क्या बोलेंगे, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। तीसरा क्या हो जाता है, न्यायपालिका, इसको क्या बोलेंगे, क्या हुआ, कुछ पूछ रहे हो, जुडिशियरी, जुडिशियरी। तो इस प्रकार से जो मॉन्टेस्क्यू थे, इन्होंने शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत दिया। तो पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि शक्तियों के विभाजन का जो सिद्धांत है किसने दिया है, मॉन्टेस्क्यू ने। शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत का क्यों लाया गया है ये, तो पावर्स के मिसयूज को रोकने के लिए। कितने पार्ट्स में शक्तियों को सरकार को बांटा है, तीन भाग में, तीन ऑर्गन्स बताएं, कौन कौन सा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, है ना। तो क्या होती है भैया कार्यपालिका, क्या होती है कार्यपालिका, आपको सबको पता है कि ध्यान रखना, दो चीज होती है, एक भारत में संसद है, इधर समझना फिर लिखना, संसद है कि नहीं है। संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है क्या, लोकसभा जिसे निम्न सदन बोलते हैं, एक होता है राज्यसभा जिसे क्या बोलते हैं, उच्च सदन है ना। लोकसभा में देश के लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है, जनता चुन के भेजती है। राज्यसभा में जो मेंबर जाते हैं उन्हें जनता नहीं चुनती, विधायक और सांसद चुनते हैं, ठीक है। दो सदन है। तो विधायिका की बात करें तो भैया विधायिका में कौन कौन लोग इसके सदस्य होते हैं, या पहले ये समझ लो कि विधायिका क्या काम करेगी, कार्यपालिका क्या काम करेगी। तो ध्यान रखना, विधायिका का एक काम है, मतलब विधायिका मतलब कौन, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के क्या बनाती हैं, विधायिका बनाती। मतलब पार्लियामेंट के जितने भी सदस्य हैं वो क्या है, विधायिका का पार्ट है। नहीं यही बात समझ में, जितने भी एमपी हैं, भोपाल से एमपी कौन है, आलोक शर्मा, तो ये काय के पार्ट है, विधायिका के। तो विधायिका का काम क्या है भैया, टू मेक लॉ, क्या काम करना, नियम बनाना, टू मेक लॉ, क्या करना, इनका काम क्या है, टू मेक रूल या टू नियम कानून बनाना, इनका नाम काम क्या है, कानून का निर्माण करना। तो इनको एक ही काम सौंपा है, ये सारे काम इनको ही सौंप देंगे तो पावर का क्या हो जाएगा, मिसयूज हो जाएगा। तो विधायिका को क्या काम दिया, नियमों का, कानूनों का निर्माण करना, टू मेक लॉ। दूसरा काम, कार्यपालिका को क्या दिया हमने,
कार्यपालिका को ये काम दिया कि भैया विधायिका ने जो कानून बनाया है, जो नियम बनाया है, आप उसे लागू करवाओगे। कार्यपालिका में कौन आता है भाई? विधायिका में हमने देखा विधायिका के मेंबर कौन हैं, तो जितने भी संसद के सदस्य हैं, सारे संसद के सदस्य क्या हैं? विधायिका के मेंबर हैं, हाँ कि ना? विधायिका का काम क्या है? कानून का निर्माण करना, टू मेक लॉ। कार्यपालिका का क्या काम है? कार्यपालिका का काम है कि इन्होंने जो कानून बनाया है उस कानून को लागू करवाना। कैसे? तो इनका काम क्या है? टू एग्जीक्यूट लॉ, है ना? कानून को क्या करवाना? लागू करवाना, कानून को लागू कराना। अब समस्या ये आती है कि भैया जो कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका का मेंबर कौन होता है? अपन ने देखा यहां पे कि लोकसभा और राज्यसभा के सारे जो सांसद हैं, ये किसके मेंबर हैं? विधायिका के मेंबर है कि नहीं है? जैसे आपको पता है 545 मेंबर काय में होते हैं? लोकसभा में होते हैं। 200 लगभग 50 मेंबर काय में होते हैं? राज्यसभा में, हाँ कि ना? तो विधायिका में कितने मेंबर हो रहे हैं? लगभग हम कहें 750 800 के मेंबर आसपास मेंबर हो रहे हैं। तो विधायिका में कितने मेंबर हो रहे हैं? 750 के आसपास क्या हो रहे हैं, या 800 क्या हो रहे हैं? मेंबर हो रहे हैं, हाँ कि ना? समझ पा रहे हो? दूसरा, जो कार्यपालिका में कौन सदस्य होते हैं? तो जितनी भी मंत्री परिषद होती है, क्या होती है? केंद्र की मंत्री परिषद। कैसी मंत्री परिषद? जितने मंत्री होते हैं केंद्र में। नहीं आ रही बात समझ में? अरे गृह मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, जो सारे मंत्री हैं, ऐसे करके 40-50 मंत्री होते हैं भारत में। तो वो 40-50 मंत्री काय का भाग है? कार्यपालिका का भाग। नहीं यही बात समझ में? मतलब ये जो 800 सदस्य काय के बने हैं? विधायिका के हैं ना। इन 800 में से कुछ ऐसे 40-50 लोग चुने जाते हैं जो मंत्री पद धारण करते हैं। तो सारे मंत्री काय का भाग हैं? कार्यपालिका का। नहीं यही बात समझ में? तो कार्यपालिका का सदस्य कौन है? मंत्री परिषद है। और देश में जितने भी सरकारी अधिकारी हैं केंद्र सरकार के अंडर में, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, राजस्व विभाग के हो, पुलिस विभाग के हो, सारे अधिकारी, मतलब पूरी की पूरी नौकरशाही, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेट्स भी काय का अंग मानी जाती है? कार्यपालिका। क्योंकि इनका काम है कि पार्लियामेंट में विधायिका ने जो भी नियम बना दिया है आप उसे लागू करो। आपका काम सरकार का विरोध करना नहीं है, इनका काम एक ही है कि जो नियम है उसे लागू करो। तो मंत्री परिषद काय का अंग है? कार्यपालिका का। मंत्री परिषद के साथ जो नौकरशाही है, कौन है? नौकरशाही। इसको क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेट्स। क्या बोलते हैं इसे? ब्यूरोक्रेट्स। तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं पूरे के पूरे, वो काय का अंग है? कार्यपालिका। मैं यही बात समझ में? अपन को भी कार्य इसका ही अंग बनना है, नौकरशाही का। कितने बड़ा अधिकारी कितना ही बड़ा हो, कैबिनेट सचिव भी हो, तो वो यही है। क्लियर है? तो विधायिका का काम क्या है? कानून निर्माण। विधायिका का मेंबर कौन है? संसद के सारे सदस्य। कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करवाना। कौन है? मंत्री परिषद और नौकरशाही। फिर आप बात करते हैं न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका का काम क्या है भैया? ये जो कानून बना रहे हैं विधायिका वाले, ये कुछ गलती ना कर दें, ये जो लागू करवा रहे हैं बेईमानी से लागू ना कर दें, तो कानून की रक्षा करने का काम किसका है? न्यायपालिका का। आप देखो जो भी कानून बनता है पार्लियामेंट में, जैसे अभी बफ का बना था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने चेक किया था, केस हुआ था उस पर, सुप्रीम कोर्ट ने चेक किया था। तो जो कानून बना है, कानून की रक्षा करने का काम किसका है? न्यायपालिका का। इनका काम क्या है? टू प्रोटेक्ट लॉ। टू प्रोटेक्ट लॉ। हम कहें क्या? कानून की रक्षा। तो इनका काम क्या है? कानून की। समझ पा रहे हो बात को? नहीं समझ पा रहे हो? इनका काम क्या? कानून की रक्षा। न्यायपालिका, जैसे विधायिका के मेंबर कौन है? सारे संसद के सदस्य हैं। कार्यपालिका के मेंबर कौन है? मंत्री परिषद है, नौकरशाही है। वैसे ही न्यायपालिका में कौन शामिल होता है? तो हाँ, जितने भी भारत में जज हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे हाई कोर्ट के जज हों, चाहे किसी भी लोअर कोर्ट के जज हों, या चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हों, सारे के सारे जज जो हैं काय का भाग है? न्यायपालिका का भाग है। तो तीनों अंगों के काम समझ में आए कि नहीं आए? नहीं आए? आ गए? तो पहली बात तो ये कि जो शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत है वो किसने दिया? अरे बोले क्या? मोंटेस्क्यू। शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत किसने दिया? मोंटेस्क्यू। कितने भागों में बांटा? कौन कौन से 3 भाग? विधायिका। कार्यपालिका क्या करेगी? कानूनों का निर्माण लागू करवाएगी। कौन कौन सदस्य होगा इसका? मंत्री परिषद और पूरी नौकरशाही। विधायिका क्या काम करेगी? कानून का निर्माण करेगी। कौन मेंबर होगा इसका?
सांसद सदस्य जितने भी हैं टोटल। दूसरा न्यायपालिका क्या करेगी? रक्षा करेगी। कौन मेंबर होगा? सारे जज। तो कुल मिलाकर शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है। अच्छा, ये तो अपन ने एक एक इनका काम समझ लिया। समझ लिया कि नहीं समझ लिया? समझ लिया। इनका एक काम और भी है। वो एक काम क्या है? एक काम और ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कभी विधायिका जो ये है ये बोले कि हम ही कानून बनाएंगे और हम ही लागू करवाएंगे, तो इनको रोकेगा कौन? और मान लो कभी न्यायपालिका ही बोले कि भैया हम ही बनाएंगे कानून और हम ही लागू करवाएंगे और हम ही रक्षा करेंगे, उनको कौन रोकेगा? रोकेगा। तो इन तीनों का एक एक, तीनों को एक्स्ट्रा काम और मिला हुआ है तीनों को, कि तुम जैसे मान लो विधायिका, तो विधायिका तेज चल रही है, बोल रही है हम ही कानून बनाएंगे और हम ही लागू करेंगे, तो एक तो ये बॉडी मिलके इसको कंट्रोल करेगी और एक ये मिलके इसको कंट्रोल करेगी। इससे बोलेगी भैया औकात में रहो तुम, क्योंकि ये तुम्हारा काम नहीं हमारा है। समझ पा रहे हो बात को? नहीं आ रही बात समझ में? अगर ये बॉडी कभी तेज चलती है, दूसरों के काम में इंटरफेयर करती है, अपने काम से बाहर का काम लेना चाह रही है, तो बाकी की 2 बॉडी मिलकर उसे क्या करेंगी? कंट्रोल करेंगी। मान लो कभी न्यायपालिका तेज चले कि भैया हम ही बना लेंगे, हम ही लागू करवाएंगे, हम ही रक्षा करेंगे, तो एक ये मिलके और दूसरा ये मिलके इसे क्या करेगी? औकात, अपनी औकात से बाहर नहीं जाना है। दूसरा, अगर कभी ये तेज चलने लगे, ये दोनों मिलके, समझ पा रहे हो बात को? तो ये तीनों की जो पावर है ना, कि भैया कोई ऑर्गन्स है वो अपनी शक्तियों से बाहर तो नहीं जा रहा है, तो इनका ये जांचने का काम है भैया, मतलब पावर का जो पलड़ा है वो बैलेंस रहे, है ना। तो जो एक शक्ति इनको अलग से मिली हुई उसे क्या बोलते हैं? जांच और संतुलन की शक्ति। क्या बोलते हैं? जांच एवं संतुलन की शक्ति, है ना। हम कहें पावर, चेक एंड बैलेंस की पावर, चेक एंड बैलेंस की पावर। तो चेक एंड बैलेंस की पावर क्या है? समझ में आए कि जो सरकार के 3 अंग हैं ये एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं? चेक एंड बैलेंस की पावर बोलते हैं। हो जाएगा? लिख लो सब लोग। बिल्कुल संभालता ही है। सुप्रीम कोर्ट को प्रधान, जो CJI होते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री ज्यादा पावर होती है। इंदिरा गांधी 1971 के इलेक्शन में फुल मेजोरिटी की सरकार में थी, उन्होंने कहा था, पता नहीं कुछ कर दिया था एक कांड, तो इंदिरा गांधी, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को ही रद्द कर दिया। तो बोले तुम प्रधानमंत्री ही नहीं हो, बोले तुम्हारे चुनाव में धांधली हुई है। हाँ, समझ रहे हो बात को? तो सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ी बात है। एक जिला जज, जिला कोर्ट होता है, वो प्रधानमंत्री का अरेस्ट वारंट निकाल देता है सीधा, कि अरेस्ट कर लाओ, जहां भी हो, भारत के भी कोने हो, पकड़ लाओ। समझ रहे हो बात को? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है भारत में, पहली बात तो, है ना। तो क्लियर है ये? तो ये थ्योरी समझ में आई कि नहीं आई? किसने दी है? मॉन्टेस्क्यू ने। दूसरा, कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं? विधायिका क्या करेगी? कौन मेंबर होगा इसका? सारे संसद सदस्य। कार्यपालिका क्या करेगी? क्रियान्वयन, लागू करवाना। कौन है मेंबर? न्यायपालिका, कानून की रक्षा करना। सारे न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या लिखा नहीं है? लिख लो यार, पूरी 1 घंटे क्लास है यार, क्यों जाएं? आपको जाना है चले जाओ, लेकिन क्लास तो 1 घंटे ही चलेगी यार, चले जाओ। हाँ ठीक, थैंक यू। खींच लिया, चले आगे। अगला क्या है हमारा? हमने देखा सरकार को देखा, क्लियर है? और किसी को नहीं जाना? हम लोग परमानेंट वाले हैं। अच्छा, इवनिंग बैच है तुम्हारा? आपका मैम इवनिंग ही है, ठीक है। ऐसे एग्जाम क्रैक नहीं होते हैं, है ना, कि सर जाना है, क्योंकि अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर में बहुत समय आपके एग्जाम में ही बचा नहीं है। आपके कांस्टेबल की डेट भी 30 अक्टूबर है, फूड सेफ्टी से पहले है ना। फिर बोलते हैं बेरोजगार हैं, समझते हैं? यही है, मैं वही कह रहा हूँ, है ना। चलें आगे देखते हैं। हमने देखा सरकार जो है, सरकार ने मतलब सरकार को 3 अंगों में डिवाइड कर दिया। अब सरकार को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता कौन है?
कौन करता है? तो हम बोले संविधान सरकार, मतलब सरकार का ये काम है। ये भारत में कहां लिखा है? संविधान में लिखा है कि नहीं लिखा है? संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कौन सा मीडियम है आप लोगों का? आपका सबका हिंदी ही है, तो हिंदी भी चलने दें। चलो, आप इंग्लिश की हैं? हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन, तो अपन ने कहा कि भैया जो सरकार के 3 अंग होंगे, 3 ऑर्गन्स होंगे, ये कहां लिखे हैं? संविधान में लिखे हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है सर संविधान क्या है? क्या है संविधान? तो अपने को पता चल रहा है संविधान जो है एक ऐसी किताब है जिसमें देश को, सरकार को चलाने के लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। तो हमें ऐसा कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम कानूनों का एक संग्रह है। कह सकते हैं? कह सकते हैं। तो संविधान क्या है? एक नियम कानूनों का संग्रह है। नियम कानूनों का क्या है? संग्रह, है ना। हम कहें कि इट इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। इसमें और क्या लिखा है भैया संविधान में? इस संविधान में और ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि भैया जो सरकार है, बोले सरकार है, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के बोले सर कितने अंग होंगे? गवर्नमेंट के कितने क्या होंगे? ऑर्गन्स होंगे। तो अपन ने अभी देखा है कितने ऑर्गन्स होंगे भैया? 3 ऑर्गन्स होंगे। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो 3 अंग होंगे किसके? सरकार के। इस संविधान में यह भी लिखा है कि जो सरकार के 3 अंग हैं, इन तीनों अंगों के क्या बताए हैं? कार्य बताए हुए हैं। जैसे विधायिका का क्या काम है? कार्यपालिका का लागू करवाना, न्यायपालिका का। तो तीनों के कार्य भी संविधान में लिखे हैं। तीनों क्या काम नहीं करेंगे वो भी संविधान में लिखे हैं। तीनों की शक्तियां भी कहां लिखी हुई हैं? संविधान में। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? तो संविधान में क्या क्या लिखा है, समझ में आई बात को? तो सरकार को कैसे चलाना, ये सारी चीजें कहां लिखी हैं? संविधान में। हम संविधान की बात करते हैं तो हमको पता चलता है कि संविधान के कितने प्रकार हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कितने प्रकार हैं संविधान के। लिपि के आधार पे हमको पता चलता है कि संविधान को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक प्रकार इसका क्या हो जाता है, आप देखोगे, एक होता है लिखित संविधान। कैसा संविधान? लिखित, या इसे हम क्या बोलते हैं? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा होता है क्या? अलिखित संविधान। कौन सा संविधान? अलिखित संविधान। इसे हम बोलते हैं क्या? नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आई बात समझ में? लिखित संविधान कैसा? जो लिखा हुआ है पूरे पेपर पे, सब कुछ किताब के तौर पर लिखा हुआ है। तो लिखित संविधान कैसा है भैया? लिखा हुआ है। जैसे यहां सारी चीजें लिखी जाती है। जैसे भारत का संविधान, बोले सर प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा, ये लिखा जाएगा। तो ये क्या है? लिखित संविधान है। दूसरा होता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान क्या होता है? अलिखित संविधान में बिना लिखित, फिर काम कैसे चलेगा? वहां पे कैसे चलेगा? वहां ऐसे चलता है कि यार बोले कि जब प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है उसको लिखने की क्या जरूरत है? बोले पिछले वाले का ऐसे हुआ था, इनका भी ऐसे ही हो जाएगा। तो जब सामान्य काम है, प्रधानमंत्री का चुनाव ऐसे होगा, संसद का ऐसे होगा, उसको लिखने की क्या जरूरत है? मतलब ये संविधान कैसे चलता है? परंपराओं पे चलता है। समझ पा रहे हो बात को? तो अलिखित संविधान कैसे चलता है? परंपराओं पे और रीति रिवाजों पे, कि फला राजा का चुनाव ऐसे हुआ था तो इनका भी ऐसे ही करवा दो। तो अलिखित संविधान कैसे चलता है? परंपराओं पे। और लिखित कैसे चलता है? लिखा हुआ। आई बात समझ में? क्लियर है? दूसरी बात करते हैं हम कि जो हमारा लिखित संविधान है, क्या दुनिया में कोई लिखित संविधान भी है कि नहीं है? है। तो आप देखोगे जो अमेरिका का संविधान है वो कैसा है? लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। और इसे विश्व का पहला लिखित संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व का पहला लिखित संविधान। तो विश्व का पहला लिखित संविधान किसे कहते हैं? अब चूंकि अमेरिका का संविधान है तो इसे किसी व्यक्ति ने लिखा होगा, तो ये अमेरिका का पहला लिखित संविधान दुनिया का।
तो जो व्यक्ति इस संविधान का जिसने रचना करी होगी उसे संविधान का पिता कह सकते हैं, उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संविधान का पिता कह सकते हैं, हाँ कि ना। तो इस संविधान को लिखने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था? तो अब देखोगे इस संविधान को एक व्यक्ति ने लिखा था, किसने? जेम्स मेडिसन ने। किसने लिखा था? जेम्स मेडिसन ने इसे लिखा था। इसीलिए जो जेम्स मेडिसन है इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का पिता। कहां? भारत में कहा जाता है क्या? नहीं, दुनिया में, विश्व में क्या कहते हैं? संविधान का पिता। तो विश्व का पहला लिखित संविधान कौन सा है? अमेरिका का संविधान। उसकी रचना किसने करी? जेम्स मेडिसन। जेम्स मेडिसन को क्या कहते हैं? संविधान का पिता। दूसरी बात, क्या भारत का संविधान भी लिखित है? सारी चीजें लिखी गई हैं यहाँ पे, तो हम कहें कि भारत का संविधान भी कैसा है? लिखित संविधान है ना। दूसरी बात, जब भारत का संविधान लिखित संविधान है तो ध्यान रखना, भारत का जो संविधान है इसे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहते हैं। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा? अमेरिका का। और भारत का संविधान कैसा? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। विश्व का सबसे बड़ा क्या? लिखित संविधान है। समझ पा रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हैं? इसे क्या कह रहे हैं? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। और भारत का जो संविधान है इसको भी किसी ने लिखा ही होगा। तो जिस व्यक्ति का योगदान सबसे ज्यादा था उसे इस भारत का संविधान का पिता कहेंगे। तो आप देखोगे एक व्यक्ति हुए कौन? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर को भारत में क्या कहते हैं? संविधान का पिता कहते हैं। ध्यान रखना, दुनिया में संविधान का पिता कौन? जेम्स मेडिसन। भारत में संविधान का पिता कौन? भारत में संविधान का पिता या संविधान का जनक, एक ही बात है ना। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ पा रहे हैं? क्लियर है? तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा? मैं हटा दे रहा हूं उसमें। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान अमेरिका का। विश्व में संविधान का जनक कौन? जेम्स मेडिसन। भारत में संविधान का जनक कौन? भीमराव अंबेडकर। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अच्छा, दुनिया में क्या कोई अलिखित संविधान भी है? अलिखित संविधान का एग्जांपल कौन सा है? भारत का नहीं, भारत का तो लिखित है ना। तो अलिखित संविधान दुनिया में कौन सा? इसका एग्जांपल क्या है? तो ब्रिटेन का संविधान। क्या है? ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। ठीक है, हाँ कि ना? लिख लो इसको। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? कोई समस्या तो नहीं है? हो पाएगा? तो ये याद हो जाएंगी चीजें। टाइम है ना अभी तो? हाँ है अभी तो। अपन ने क्या देखा कि भैया संविधान दो प्रकार का होता है। ध्यान से समझना, संविधान कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। दुनिया का पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान किसने लिखा? जेम्स मेडिसन ने। जेम्स मेडिसन को क्या बोला? पिता। किसका? संविधान। कहां पे? दुनिया में, विश्व में, क्योंकि पहला है ना इसलिए। भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। और लिखित है तो कैसा है? लिखित है तो हम कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसको किसने लिखा? अंबेडकर ने लिखा। इसलिए अंबेडकर को भारत में फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्लियर है? दुनिया में अलिखित संविधान का एग्जांपल है क्या? है, ब्रिटेन का संविधान। बढ़ जाए आगे। तो अब हम कहां पहुंच गए? भारत के संविधान पर पहुंच गए हैं। हो रहा है यार? समझ में आ रहा है? हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी? भारत के संविधान की। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब भारत के संविधान की हम लोग बात करते हैं तो हमको पता चलता है, क्या पता चलता है? कि जो भारत का संविधान है ना, भारत का संविधान किसने बनाया? तो आपको पता चलता है संविधान सभा ने बनाया। किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। और जो संविधान सभा है इसका गठन कब हुआ? तो आप देखोगे 1946 में इसका क्या हुआ था? संविधान सभा का निर्माण हुआ था। उस समय अंग्रेजी शासन था भारत में, तो कोई कानून बना करके, कोई नियम बना करके लाए होंगे।
तो संविधान सभा का गठन किसके माध्यम से हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से हुआ था। किसके माध्यम से हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना। कब आई थी ये? 1946 में आई थी। इसके माध्यम से संविधान सभा बनी और संविधान सभा ने क्या बनाया? संविधान बनाया। संविधान सभा के जो अध्यक्ष होते थे वो कौन होते थे? तो आप देखोगे राजेंद्र प्रसाद इसके क्या होते थे? अध्यक्ष होते थे। कौन? राजेंद्र। कैबिनेट मिशन योजना ये कौन सी? अंग्रेज लेकर के आए थे। कैबिनेट मिशन योजना में ये लिखा हुआ था कि भैया भारत में संविधान सभा बनेगी और वो संविधान सभा क्या बनाएगी? संविधान बनाएगी। तो संविधान सभा का गठन किसके माध्यम से हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से। कब आई थी ये योजना? 1946 में आई थी। इस योजना के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। जब संविधान सभा के ये अध्यक्ष थे तो उन्होंने क्या किया? संविधान बनाया। तो संविधान बनकर के कब तैयार हुआ? तो ध्यान रखना 26 नवंबर 1949 को क्या बन के तैयार हुआ? संविधान तैयार हो गया। और ये संविधान लागू कब हुआ? तो आप देखोगे कब? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू होता ही है ना, लागू हुआ। जब ये संविधान लागू हुआ तो संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो आप देखोगे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और कितना? 18 दिन का समय लगता है। ठीक है, कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगता है। लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को होता है लागू। मतलब आज से पूरा संविधान भारत में अप्लाई हो गया। ऐसा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते चलो। कौन सा? समय कितना लगा? हाँ, कब आया था? 13 अभी दिया था। अच्छा, आया था। चले आगे चलो। अब आते हैं हम काय पे? हमने देखा भारत का संविधान बन के तैयार हो गया। तो भारत के संविधान में क्या क्या है ना? काय की बात कर रहे हैं हम? भारत का संविधान। अच्छा, एक चीज और लिखना है यहां पे। जो संविधान सभा थी ना, इसने संविधान बनाया, तो इसकी पहली बैठक कब हुई? ये बैठक पूछते हैं। कब हुई इसकी पहली बैठक? तो आप देखोगे 9 दिसंबर 1946 को क्या होती है? इसकी पहली बैठक होती है। ध्यान रखना, इसके बाद इसकी हम कहें 5वें दिवस की 5वीं बैठक होती है। कब होती है इसकी 5वीं बैठक? कब होती है? इंपोर्टेंट है। कब होती है 5वीं बैठक? 13 दिसंबर को होती है। 13 दिसंबर 1946। हाँ, ये 9 दिसंबर लिखा हुआ है। 5वीं बैठक कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में जो जवाहरलाल नेहरू है ना, कौन? जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल, जिसमें क्या लिखा होता है कि जो संविधान बनेगा उसका क्या उद्देश्य, कैसा बनेगा वो। तो ऑब्जेक्टिव प्रपोजल कब पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव हाँ, कौन सी बैठक में पेश किया? ऑब्जेक्टिव प्रपोजल कौन सी बैठक में पेश किया? 5वीं बैठक में। कब हुई? 13 दिसंबर 1946 में हुई। कि हम ये ऐसा उद्देश्य, हमारा ऐसा संविधान बनाना चाह रहे हैं। ये तो प्रस्ताव था, अब सभा मानेगी, इसको पारित करेगी बहुमत से, तो ऐसा बनेगा। तो ये प्रस्ताव क्या हो गया? पारित हो गया। तो ये पारित कब हुआ? स्वीकार कब किया गया संविधान सभा द्वारा? तो ध्यान रखना, स्वीकार कब होता है? 22 जुलाई 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या करते हैं? स्वीकार कर लेते हैं। कब? 22 जनवरी है ये ना, 22 जनवरी 1947 को। समझ गए बात को? तो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया? 22 जनवरी 1947 को। बढ़ जाए आगे। 47 है। हाँ, 5वीं बैठक पर नेहरू जी ने पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव पर। उद्देश्य प्रस्ताव पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो, अब आते हैं भारत का संविधान बनके तैयार हुआ। तो भारत का संविधान जो है अगर बनके तैयार हुआ तो इसमें क्या क्या है? जैसे एक किताब है, उस किताब में को हम चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहां संविधान को हमने भाग में डिवाइड किया। कितने भाग हैं? समझ पा रहे हो? वॉल्यूम।
तो यहाँ पे संविधान के हम क्या देखेंगे, इसको एक तो हमने भाग में डिवाइड किया हुआ है, कितने क्या है इसमें भाग हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने भाग हैं। जो बात संविधान में हम बोले एक भाग है, एक चैप्टर है, चैप्टर में जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उन्हें हम कैसे लिख देते हैं, लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट लिख देते हैं। तो जो इसमें हम कहें पॉइंट है, उन पॉइंट को क्या बोला जाता है, अनुच्छेद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनुच्छेद या आर्टिकल। हाउ मेनी आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसके बाद जो पूरे चैप्टर्स की कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उन्हें पॉइंट में ना लिख के टेबल बना के पीछे एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ जो टेबल होती है, सारणी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुसूची बोलते हैं। तो हाउ मेनी शेड्यूल्स ऑफ, क्या बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं। सो हाउ मेनी शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देखोगे भारतीय संविधान में जब संविधान बना था उस समय इसमें कितने भाग थे, तो 22 भाग हुआ करते थे। कितने, जब बना था तब, कब बना था, 1950 में। आज 2025 चल रहा है, क्या हमने संशोधन करके कुछ भाग नहीं बढ़ाए होंगे, तो बढ़ाए हैं। वर्तमान में कितने भाग हो गए, तो आप देखो 25 भाग हो चुके हैं। ठीक है, अनुसूचियां कितनी थी 1950 में जब संविधान बनाया था उस समय कितनी थी, 8 थी। आज कितनी है, संशोधन करके बढ़ा दी हमने, तो आज कितनी है, आज 12 हो गई। आर्टिकल जब हमने बढ़ाया था, संविधान बनाया था उस समय कितने थे, 365। आज भी मतलब सब आर्टिकल करके बढ़ा दिए, लेकिन सब आर्टिकल को मानते नहीं है ना, तो 365 ही माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे संख्या देखो 400-500 के आसपास पहुंच चुकी है। अनुसूची, शेड्यूल, है ना, क्लियर है। ये सर ये अपन 1950 लिखा है, इसमें क्या 1950 में जब संविधान बनाया था उस समय कितने भाग थे, 22 थे, आज 25 हो गए। हाँ, आज 25 हो गए। हो जाएगा, कोई समस्या। हाँ हाँ, भी पढ़ा नहीं, हाँ बिल्कुल अलग अलग पढ़ेंगे। हाँ वही, हाँ बिल्कुल अलग अलग ही पढ़ेंगे। अभी बता दी, बेसिक बताया कितने हैं, तो टोटल नंबर भी पूछता है ना पेपर में, तो अब एक एक को देखेंगे अब किसमें क्या है। नहीं आ रही बात समझ में। अनुसूचियां कितनी हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियों में क्या क्या है, भाग 25 है, किसमें क्या क्या है, समझ पा रहे हो। हाँ चले, आर्टिकल नहीं बढ़ाएंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे, वो 2-4 पढ़ेंगे बस। आर्टिकल नहीं बढ़ाएगा, मतलब आर्टिकल नहीं बढ़ाए हैं लेकिन ऐसे बढ़ा दिए हैं। आर्टिकल 16 है, 16 का ABCD ऐसे ऐसे करके 400-500 पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलें आगे। अब आते हैं काय पे, अनुसूचियों पे, शेड्यूल पे, है ना। अनुसूची, है ना, या शेड्यूल्ड। कितनी अनुसूचियां हैं, हमने देखा कि जब हमने क्या बनाया था, संविधान बनाया था उस समय कितनी थी, 8। अभी कितनी है, 12 है। अब एक एक को देखिए किसमें क्या है ना, तो ध्यान से समझना। यहां क्या देखेंगे, पहली अनुसूची, फिर क्या देखेंगे, दूसरी अनुसूची, फिर क्या देखेंगे, तीसरी अनुसूची, फिर क्या देखेंगे, चौथी, पांचवी, छठी, है ना। चलो आ जाओ इधर। पहली अनुसूची में क्या लिखा है, क्या लिखा है, पहली अनुसूची में ये लिखा हुआ है कि भैया भारत में जितने भी राज्य हैं, स्टेट, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सारे मिला के जितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली है, पुडुचेरी है ना, लक्षद्वीप है, जितने भी हैं। तो पहली, भाई कोई आपसे पूछे कि भारत के संविधान में कहाँ लिखा है कि भारत में ये राज्य है, मध्य प्रदेश भारत का भाग है, कहाँ लिखा है, तो बोला पहली अनुसूची में लिखा हुआ है। तो पहली अनुसूची में क्या लिखा है, भारत का कितने राज्य हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, नहीं यही बात समझ में। हाँ, तो पहली अनुसूची में क्या लिखा है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनको संघ शासित प्रदेश बोलते हैं, राज्य व संघ शासित प्रदेश का उल्लेख कहां है, पहली अनुसूची में, है ना। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं। ठीक है, तो सभी राज्यों का नाम और उनका यूटी का नाम कहां लिखा है, पहली अनुसूची में लिखा हुआ है। दूसरी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, करण, करण क्या लिखा है, सुबह पढ़ा तुमने तो, अनुसूची नहीं पढ़ी सुबह, अच्छा लेट आए थे, बाद में आए थे। ठीक है, क्या लिखा है दूसरी अनुसूची में, भारत में जितने भी संवैधानिक पद हैं, महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष,
उनके वेतन कितना पैसा मिलेगा उनको, है ना। तो वेतन का उल्लेख है इसमें, सैलरी, वेतन भत्ते, है ना, सैलरी एंड अलाउंसेस, किसके, बहुत सारे जो भारत के महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति, जैसे उपराष्ट्रपति, जैसे प्रधानमंत्री, है ना, ऐसे तो जितने भारत के संवैधानिक पद हैं उनके क्या लिखे हैं, वेतन भत्ते। कौन से अनुसूची में, दूसरी में। तीसरी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, जितने ये महत्वपूर्ण पद हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इनकी शपथ लिखी हुई है। कैसे शपथ लेगा, कौन दिलाएगा, तो इनकी क्या लिखी है, शपथ या औथ, किसकी, राष्ट्रपति, औथ, इंग्लिश में औथ बोलते हैं, हाँ, है ना। तो भैया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सारे संसद के सदस्य, प्रधानमंत्री, इनकी सैलरी कहां लिखी है, दूसरी में, शपथ कहां लिखी है, तीसरी में। चौथी अनुसूची की बात करते हैं, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, है ना। चलें आगे, चलो फिर अभी देखो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, मैंने आपको यहां पे संसद के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जनता चुन करके देश के प्रतिनिधियों को भेजती है, इसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा जो है, राज्यसभा में जनता के प्रतिनिधि नहीं होते, क्योंकि जनता नहीं चुनती उनके लोगों को, उनको कौन चुनता है, राज्य के विधायक भेजते हैं। मतलब विधानसभा में जिस पार्टी को जितने विधायक हैं उसके विधायकों के हिसाब से वहां पे क्या जाते हैं, सांसद जाते हैं। तो राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है, राज्यों का, राज्य सरकारों का, है ना। राज्य सरकार में जितने विधायक हैं उतने क्या जाएंगे आपके चुन करके राज्यसभा से मेंबर राज्यसभा में जाएंगे। नहीं, ये बात समझ में। तो राज्यसभा में राज्यों का रिप्रेजेंटेशन रहता है, लोकसभा में जनता का रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, ये कहां लिखा है, चौथी अनुसूची में लिखा है। मतलब मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें, 11, उत्तर प्रदेश में और कुछ ऊपर जा रहे, मतलब हर राज्य में अलग अलग सीटें होती हैं। उत्तर प्रदेश में 80 हैं। तो किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये कहां लिखा है, चौथी अनुसूची में। समझ पा रहे हो बात को। तो चौथी अनुसूची में क्या लिखा है, राज्यसभा में सीटों का वितरण, किसका, राज्यों का, राज्यसभा में सीटों का क्या, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ठीक है। पांचवी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है और छठी में, हाँ ध्यान रखना, जो पांचवी और छठी अनुसूची दोनों हैं ये जनजातियों से संबंधित है। अंतर क्या है, अंतर है। तो पांचवी अनुसूची भी किससे संबंधित है, जनजातियों से, और जो छठी अनुसूची है ये भी किससे संबंधित है, जनजातियों से। अंतर क्या है, अंतर ये है, पहले छठी समझ लो फिर पांचवी समझाऊंगा। इधर देखो, नहीं समझ में नहीं आएगा बाद में लिख लेना जी। छठी अनुसूची में उल्लेख है कि भैया भारत में जो 4 राज्य हैं, कौन से राज्य, 4 राज्य। कौन से 4 राज्य, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। तो छठी अनुसूची में क्या लिखा है, जो 4 राज्य हैं, कौन से, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। इन 4 राज्यों में जितनी भी शेड्यूल्ड ट्राइबल्स हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनका वर्णन है कि भैया उनका प्रशासन कैसे चलेगा, उनको कुछ विशेष छूट दी गई है। क्यों इन 4 राज्यों को यहां अलग क्यों रखा है, क्योंकि 4 राज्य ज्यादा पिछड़े हैं, यहाँ की जनजातियां बहुत ज्यादा बैकवर्ड हैं। तो इन 4 राज्यों की जनजातियों का प्रावधान कहां है, छठी अनुसूची में। और पांचवी अनुसूची में क्या है, पांचवी अनुसूची में 4 राज्यों के अलावा जो अदर स्टेट बच रहे हैं, अदर स्टेट की जो जनजातियां हैं उनका प्रावधान कहां है, पांचवी अनुसूची में। अंतर समझ में आया, नहीं आया, आ गया। क्या नाम है अपना दोस्त, जागीस। आपका क्या नाम है मैम, अंजलि शर्मा। ओके, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत, चलो। मेरा नाम हृदय शर्मा है, हृदय शर्मा। हाँ कैसा, आपकी मेरी नहीं हुई, तो तुम्हें क्या लग रहा है, तुम खुद देख के लग नहीं रहा मैं, तुम तो यार तुम पहले से ही जानते हो, तुम सुबह वाले बैच में आते भी हो, है मैं कितना खुश रहता हूं, तब भी समझ नहीं पा रहे हो।
हो जाएगा, कोई समस्या तो नहीं है। छठी वाली दोबारा बताना है। हाँ देखो, इसमें 4 राज्यों की जनजातियों की बात करी, किसकी? असम की, मिजोरम की, मेघालय की, त्रिपुरा की। क्यों करिए इनकी इसलिए करिए कि ये राज्य ज्यादा पिछड़े हैं, यहाँ की जो ट्राइबल्स हैं इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। जब इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा बैकवर्ड है तो इन राज्यों के साथ अगर रख देंगे तो उनका उत्थान, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए ने अलग उसमें रख दिया है अनुसूची में, ताकि इस राज्यों की जो ट्राइबल्स हैं उनका अच्छे से क्या हो पाए, आगे आ पाए, ग्रोथ हो पाए। तो 4 राज्यों की जनजातियों का प्रावधान छठी अनुसूची में है। बाकी अन्य राज्यों में जो शेड्यूल्ड ट्राइबल्स हैं उनके लिए 5वीं अनुसूची है। नहीं आई? कैसे 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 दोबारा पूछ लीजिए। हाँ, बाकी 4 राज्यों में जनजातियां हैं उनके लिए क्या विशेष व्यवस्था होगी, ये कहां लिखा है? छठी अनुसूची में। छठी अनुसूची, हाँ हाँ हाँ, उनके लिए अलग छूट दी गई है, भाई जनजातियों के क्षेत्र में कोई और नहीं जाएगा। हाँ, तो 4 राज्यों की जनजातियों के बारे में जो प्रावधान है वो कहां? छठी में लिखा है। बाकी और राज्य से मध्य प्रदेश में भी जनजातियां हैं, तो बाकी जितने भी राज्य बच रहे हैं भारत में उनकी जनजातियों का प्रावधान 5वीं अनुसूची में है। आगे आप कोई समस्या, डाउट अपने को? चलें, हो गया मैम? चलो, छूटा तो नहीं है? अगला, अगली अनुसूची कौन सी है? 7वीं अनुसूची। फिर कौन सी है? 8वीं। चलो, तो 7वीं अनुसूची क्या कह रही है? 7वीं अनुसूची ये कह रही है, देखो भारत में कितने प्रकार की सरकारें हैं? केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है कि नहीं है? तो अब मान लो कोई मामला है जो केंद्र सरकार भी करना चाह रही है, राज्य सरकार भी करना चाह रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मध्य प्रदेश है, अभी तो बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है। 18 के टाइम पे केंद्र में बीजेपी की सरकार, राज्य में कांग्रेस की, यही हो रहा था। तो वही काम केंद्र करना चाह रही है, वही राज्य करना चाह रही है, आपस में लड़ रहे हैं, तो ये दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पे 7वीं अनुसूची में क्या कर दिया? सरकार के काम बांट दिए, शक्तियों का पृथक्करण कर दिया, शक्तियों का विभाजन कर दिया। क्या कर दिया है? शक्तियों का क्या कर दिया है? विभाजन कर दिया। कैसे कर दिया है विभाजन? इसके लिए 3 लिस्ट अपन ने बना दी है कि भैया एक जो लिस्ट है उसका नाम क्या है? संघ सूची। संघ का मतलब होता है केंद्र, तो संघ सूची में ऐसे मामले हैं, कैसे मामले, जिन पे काम के नियम केवल कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। दूसरी सूची है राज्य सूची। राज्य सूची में कोई नियम कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। फिर आती है समवर्ती सूची, जिसमें भैया दोनों नियम कानून बना सकते हैं, लेकिन आपस में अगर फिर लड़ने लगे दोनों तो केंद्र सरकार का नियम माना जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं अपन? कामों को 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक हो गई क्या? संघ सूची से क्या बोला? यूनियन लिस्ट। एक क्या बोला? राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। और एक होती है क्या? समवर्ती सूची। तो ध्यान से समझना, जो संघ सूची है, संघ सूची पे किसका कंट्रोल रहता है? केंद्र सरकार का। तो इस पे किसका कंट्रोल है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। जो राज्य सूची है इस पे किसका कंट्रोल है? राज्य सरकार का। और जो समवर्ती सूची है इस पे किसका कंट्रोल है? दोनों का, है ना? यहां लिख दे रहा हूं, केंद्र व राज्य दोनों का, केंद्र व राज्य दोनों का। अब एक बात समझो, चलें आगे। इधर देखो, संघ सूची में कितने विषय हैं अभी? हाँ, संघ सूची में मतलब भाई काम बांटे हैं, विषय बांटे हैं अपन ने, तो यहां पे आप देखोगे 100 विषय हैं इसमें। कितने विषय हैं? 100। पहले कितने थे? अभी 100 हैं, पहले कितने थे? 97 थे। क्लियर है? दूसरी बात, जो राज्य सूची है इसमें कितने विषय हैं? अभी कितने हैं? अभी 61 विषय हैं। मतलब पहले कितने थे? पहले 66 विषय थे। समझ पा रहे हो बात को? दूसरी बात, समवर्ती सूची में अभी कितने विषय हैं? 52। पहले कितने थे? 47। ये याद करना है अपने को, पूछते हैं। तो समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 100। ये अभी वाले हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, अभी। और जब ये संविधान लागू हुआ था यानी 1950 में, उस समय ये वाले हैं। तो अभी संघ सूची में 100 है, राज्य सूची में 61 है, समवर्ती सूची में 52 है। ठीक है अंजलि? पहले जब संविधान लागू हुआ था उस समय समवर्ती सूची में 97 थे, राज्य सूची में 66 थे, और समवर्ती सूची में 47 थे। ठीक है, मतलब समवर्ती सूची और राज्य सूची में विषयों की संख्या बड़ी है, राज्य सूची में घटी है। समवर्ती सूची और संघ सूची में बढ़ी है, राज्य सूची में घटी है ना? अच्छा,
केंद्र सरकार को कौन से मैटर दिए हैं अपन ने, कौन से विषय दिए हैं, तो आप देखोगे रक्षा का काम, भारत की रक्षा कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। भारत में विदेश नीति, पाकिस्तान से संबंध रखने नहीं रखने कौन करेगा, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, विदेश नीति भारत सरकार। जनगणना, ठीक है। राज्य के काम कौन से हैं, तो राज्य के काम आप देखोगे कि भैया न्याय, या न्याय मत लिखो, आप देखोगे कृषि किसका काम है, राज्य का, कैसी कृषि नीतियां बनानी है आपको, ठीक है, ये काम। समवर्ती सूची में मतलब जो ज्यादा महत्व के काम है, जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है अपने को, उनको समवर्ती सूची में डाला था कि केंद्र भी काम करे, राज्य भी काम करे। जैसे शिक्षा, तो शिक्षा काय का विषय है, समवर्ती सूची का विषय। हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत है अंजलि, मुझे लगा है कुछ दिक्कत है, पक्का, चलो लिख लो। फिर 8वीं अनुसूची पे आते हैं। ये संख्या जरूर लिख लेना, पहले की भी और अब की, ये आती ही है एग्जाम में। विषय है सर ये संघ सूची के लिए। हाँ विषय, कौन को कितने विषय हैं ना, ऐसा पेपर में क्वेश्चन आता है। चलें, 8वीं अनुसूची में क्या लिखा है, 8वीं, जैसे भारत में आप देखते हो कितनी सारी भाषाएं हैं, जैसे कहां से हो आप, पटना से, पटना डिस्ट्रिक्ट। बुंदेलखंडी चलती है, अपने अपन कहां से, हाँ सीधी से, बघेलखंडी चलती है। अंजलि अपन कहां से, नरसिंहपुर में भी वो बघेलखंडी मिक्स चलती है ना, मतलब बघेलखंडी भी चलती है, मालवी का भी प्रभाव रहता है, ठीक है। तो जब एमपी में इतनी भाषाएं, बुंदेली है, बघेली है, मालवी है, निमाणी है, कोरकू है, गोंडी है, कितनी सारी भाषाएं हैं। इधर गुजराती है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, कितनी सारी भाषाएं। अगर एक भाषा को राष्ट्रभाषा बना लेंगे तो बाकी राज्य आपस में लड़ेंगे, एक भाषा को महत्वपूर्ण मान लेंगे तो बाकी राज्य लड़ेंगे। तो इसमें हमने क्या बनाया है, भारत की राजभाषाएं करके इसमें क्या जोड़ दिया है हमने, एक नया अनुसूची जोड़ दी है, भारत की राजभाषा, जिनके माध्यम से हर राज्य अपना काम अपने भाषा में कर ले। तो कितनी भाषाएं हैं इसमें, राजभाषा नामक अनुसूची, 8वीं अनुसूची में। राजभाषाएं किस भाषा, ऐसा पूछते हैं पेपर में, भाषा से संबंधित अनुसूची कौन सी है, 8वीं। इसमें अभी कितनी भाषाएं हैं, ध्यान रखना, वर्तमान में 22 हैं, जब संविधान लागू हुआ उस समय कितनी थी, 14, ठीक है। तो अभी कितनी है वर्तमान में, 22, और संविधान 1950 में संविधान लागू हुआ तब कितनी थी, 14, ठीक है। तो ये 8 जो अनुसूचियां थी, ये जब संविधान लागू हुआ उस समय से थी, नहीं समझ पाए। अब जो बाकी की 4 हैं वो जुड़ेंगी, है ना। एक मिनट रुकना, हो जाएगा। अब जो 4 अनुसूचियां उनकी डेट अपन देख लेना। चलो अगली कौन सी है, 9वीं अनुसूची, फिर कौन सी, 10वीं, 12, कल देखें क्या, क्योंकि अब मैं अपना समय ले चुका हूं पूरा, मैं जान रहा हूं 1 घंटा हो चुका है क्लास को चलते, हो गया ना, कहो तो कल देख लें, बताओ, है ना। 4 अनुसूचियां में टाइम भी लग जाएगा, कल ही देख लेंगे, है ना अंजलि। चलो तो ये 8 अनुसूचियां हो जाएंगी, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, पक्का। खत्म करें क्लास को, ठीक है, थैंक यू, है ना, चलो।